हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेरी मंजिल। तो आज हम सेवन्थ क्लास ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पर्यावरण। ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने सिक्स क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है और उसमें हम लोगों ने अपने पृथ्वी के बारे में, अपने पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में और अपने देश भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है। तो हम अपने यहाँ के पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी हम बस वही पढ़ेंगे। ठीक है। और ये ऊपर कहानियाँ ये हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। ठीक है। पहला पर्यावरण के घटक। ठीक है। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है। पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? प्रकृति घटक है। तीन पर्यावरण के तीन घटक है, प्रकृति, मानव निर्मित और मानव। मानव खुद एक प्रकृति का घटक है, मतलब मानव एक खुद प्रकृति के रूप में आता है। ठीक है। और जो प्रकृति में मानव सहयोग करता है, तो पर्यावरण की चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रकृति से, मानव निर्मित वस्तुओं से और मानव खुद। ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके बारी बारी से देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। ठीक है। तो एक हेडिंग के रूप में पहले ही हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है हमें। ठीक है। पहले प्रकृति में क्या क्या है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। प्रकृति कैसे बनती है? प्रकृति जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, और ये तीनों जब मिलके एक साथ होते हैं तो उसे कहते हैं जीवमंडल। ठीक है। सजीव जैवमंडल। ठीक है। तो ये जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और जीवमंडल के बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, पिछली कक्षाओं में, कक्षा 6 के। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुएं क्या क्या हैं? ठीक है। जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, जो मानव द्वारा बनाई गई हुई चीज़ें हैं वो सब मानव निर्मित में आती हैं। ठीक है। और उसके बाद मानव खुद। मानव खुद पर्यावरण का एक घटक है। ठीक है। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, सारी चीज़ें जो मानव से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर पर्यावरण का एक रूप बनाता है। ठीक है। पर्यावरण में ये सब सारी चीज़ें समर्पित होती हैं, एक साथ जुड़ी होती हैं। तो जिसे मतलब पर्यावरण का घटक कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं तथा प्रकृति पर्यावरण कहलाती है। ठीक है। मतलब पर्यावरण की जो परिभाषा है वो ये है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं तथा प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्रकृति पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव एवं अजीव दोनों परिस्थितियों में सम्मिलित है। ठीक है। तो ये देख लेते हैं जीव अजीव क्या होता है। ये जीव और अजीव, इन दोनों का मेल के ही प्रकृति का निर्माण होता है। जैसे सजीव प्राणी का संसार जैसे पादप एवं जंतु। ठीक है। निर्जीव वस्तुओं का संसार जैसे स्थल। तो इन दोनों को मिलके ही पर्यावरण का घटक तैयार होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है। अब प्रकृति पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। हर एक बारे में, प्रकृति पर्यावरण के बारे में जानेंगे, फिर मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में जानेंगे, फिर मानव के बारे में। ठीक है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्रकृति पर्यावरण बनाते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जयमंडल आप पहले से ही परिचित होंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 6 की किताबों में पढ़ चुके हैं। ठीक है। आइए अब हम अनेक संबंध में कुछ और तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस बर्फटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल के रूप में कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ होता है, हम लोगों ने पहले देख चुका है इस क्लास में। ठीक है। एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी और आदि जैसे विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों वाले विषय धरातल होते हैं। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों अथवा या महाद्वीपों के अलावा अलग महासागरीय सतह पर भी पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे द्वीप हुए। ठीक है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए स्थल प्रदान करता है। ठीक है। यह खनिज संपदा
का भी स्रोत है, तो इसमें समझाया ऐसा कुछ नहीं है खास। तो चलिए आगे देखते हैं। जीवमंडल किसे कहते हैं? तो जीवमंडल को हमने बार बार बता चुका है कि जहाँ पे पर्वत और मतलब जहाँ पे स्थल मंडल, जहाँ पे जलमंडल और जहाँ पे वायुमंडल तीनों मिलता है उससे जीवमंडल का निर्माण होता है। ठीक है। तो इसमें बता रहा है जैवमंडल, ये है वायु जैवमंडल। देखो यहाँ पे मतलब स्थल रूप है, ये जल भी है, यहाँ पे वायु भी है। ठीक है, तो इसे जैवमंडल कहते हैं। ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है, ये वायुमंडल, जब तीनों ये मिलेंगे तो ये बनेगा जैवमंडल। ठीक है, हमने कई बार इन चीज़ों को जिक्र कर चुके हैं। आगे देखते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जल तो सबकी जितनी जीवित पदार्थ है सबको सबके लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे बढ़िया डिफिनेशन है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। इतनी जानते हो, एनसीईआरटी यही खास बात है कि इसमें सारी डिफिनेशन बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। क्योंकि देखो, जिन पे गुरुत्वाकर्षण जिन पे कम है, ठीक है, उनकी जो वायुमंडल स्थितियाँ हैं वो नहीं। जैसे चंद्रमा पे देखो गुरुत्वाकर्षण कम है तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। ठीक है। तो जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, यहाँ पे वो, या वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे पर्यावरण वातावरण नहीं है, वायुमंडल वहाँ पे नहीं है। ठीक है। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। देखो, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बना बना रहता है। ठीक है, ना जल्दी घटता है ना जल्दी बढ़ता है, तो टेम्परेचर इक्वल रहता है। और ओजोन परत क्या करती है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो हमारे वायुमंडल हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, और ऑक्सीजन हमारी सांसों के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार के गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गैस हैं, धूलकण हैं एवं जलवाष्प, ये तीनों चीज़ें वायु में उपस्थित रहती हैं। वायु में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो मौसम जलवायु जब वायु में परिवर्तन होता है तो मौसम और जलवायु की, क्योंकि वायु के कारण ही हमारे यहाँ बारिश होती है। आप लोगों को पता है, हमने पीछे 6 क्लास में बताया कि हमारे यहाँ मानसूनी बारिश होती है। तो वायु के कारण ही हमारे यहाँ मानसूनी बारिश होती है। ठीक है। तो जब हवाएं बदलती हैं जिसकी वजह से मौसम भी बदलता है। ठीक है। और आगे देखते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, पादप मतलब जीवित वस्तुएं ही तो मिलकर जैवमंडल का निर्माण करेंगी। ठीक है। ये पृथ्वी का वह है सॉरी यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो जीवन को संभव बनाने के लिए हमें जल, ठीक है, जल, जीवन को संभव बनाने के लिए हमें जल की जरूरत पड़ती है, वायु की जरूरत पड़ती है, और हमें जीने के लिए, रहने के लिए स्थल मंडल की। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही हमारे जीवन को सुलभ बनाती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। परितंत्र क्या है? ठीक है, अब परितंत्र के बारे में जानते हैं। परितंत्र क्या होता है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने ये तो कहानी है, ठीक है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। तभी जैसलमेर में रहने वाले हरि ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ, देखो इसमें बताया है परितंत्र के बारे में। ठीक है, हमारे यहाँ वर्षा कम होती है। तो ये हमारे भारत में होने वाली विभिन्नताओं को बता रहा है कि हमारे भारत में होने वाली कितनी विभिन्नताएं हैं। क्योंकि जैसलमेर में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, किसी साल होती, किसी साल बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, पर्वतों पे लगभग डेली बारिश होती रहती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक ऊंचाई है, जैसे जैसे वहाँ पे जब हवाएं टकराती हैं तो बारिश वहाँ पे होती रहती है। और हमारे उत्तर भारत में बारिश 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो वर्ष के 4 महीनों में ही होती है। ठीक है। और मेघालय में आप लोगों को पता है कि विश्व की सबसे अधिक बरसात होती है। ठीक है। और पठारों में यहाँ पे कहीं वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। ठीक है, जो जैसे कि तटीय मैदान है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे पर्वत होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है। और इधर से जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं वापस जब लौटती हैं अक्टूबर नवंबर में, तो यहाँ बारिश होती है। और इन पहाड़ों के जस्ट पीछे ही ना वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी बारिश बहुत कम होती है। तो आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये 7th क्लास के एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में दिया नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है।
एक बार समझा देता हूँ मैं आप लोगों को हर चीज़ें, ठीक है। तो ये कहानी है, कहानी वैसे मैं पढ़ देता हूँ एक बार, ठीक है, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है, ठीक है। तुम सबको अपने तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाला ही हरि ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल केवल कीकर मतलब रेत रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। जैसलमेर में ऊँट होता है क्योंकि वहाँ पे बालू होने की वजह से वहाँ पे ऊँट ही बस चल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं अच्छे से, ठीक है। तो हर जगह के अलग अलग यातायात साधन होते हैं, ठीक है। हरि ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी दिखेंगे, ठीक है। और वहाँ क्योंकि वहाँ रेगिस्तान में सरीसृप जीव मिलते हैं जो रेंगते हुए चलते हैं, ठीक है। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके विभिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं, ठीक है। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपस में एक अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध परितंत्र का निर्माण करता है। तो परितंत्र किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छी डिफिनेशन है, देख लीजिए। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंधी परितंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये आप डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा, परितंत्र का डिफिनेशन, ठीक है। अधिक वर्षा वाले वन स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है, क्योंकि छोटे से ताल में भी मछलियां रहती हैं, ठीक है। तो उसका भी एक अलग परितंत्र होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वहाँ भी कोई परितंत्र होगा? हाँ, वहाँ पे जो कीट होंगे पार्क में, उनका एक परितंत्र होगा, ठीक है। मानवीय पर्यावरण, अब हम अपने मानव वाले के पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि हमारे मानवीय पर्यावरण कैसा है, ठीक है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, ठीक है। मतलब जीता है, रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, उसको पारस्परिक क्रिया कहते हैं। और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं का प्राकृतिक आसपास के प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, ठीक है। जैसे कि प्राचीन मानव, क्योंकि वो जंगलों में रहा करते थे और उन्हें फल फूल आसानी से मिल जाया करते थे, जिससे उनका जीवन जंगलों पर ही आश्रित था, ठीक है। पर आधुनिक मानव बहुत ही बदल चुका है। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। बड़ी मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उनसे उनसे सफल उनको उनसे फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थानीय जीवन जीना सीख लिया है, ठीक है। पहिए का आविष्कार हुआ है। आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाया तथा वस्तुओं का, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लें, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है कि जिसमें हम अपनी वस्तुएं, अपनी उपयोग की वस्तुओं का उपभोग करते हैं, ठीक है, उन्हें उनका उत्पाद और उपभोग करते हैं, जिसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं, ठीक है। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया है। परिवहन तेजी से प्रारंभ हुआ है। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार का सहज द्रुत हो गया है, मतलब आसानी से अब हमें सूचनाएं मिल जाती हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति एवं मानव पर्यावरण के बीच सही तुलना होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ सम समरसता समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हमें पर्यावरण को क्षति नहीं करनी चाहिए, उसके हिसाब से हमें जीना चाहिए, ठीक है। पर हम लोग क्या करते हैं कि पर्यावरण को ही बदल लेते हैं अपने अनुसार, ठीक है। रवि की कक्षा में
मिजोरम की एक लड़की ने नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियालियों की बात करती है। खेतों के मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी होकर नूर ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में जो में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ भी भूदृश्य घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। ठीक है, तो ये चैप्टर ही समाप्त हुआ है। इस चैप्टर का ओवरऑल वेगो में समझा देता हूँ आप लोगों को क्या है। इसमें बता रहा है ना कि सबसे पहले क्या है कि जहाँ पे जीवमंडल किसे कहते हैं, ठीक है, जीवमंडल कैसे बनते हैं। तो जहाँ पे जल, वायु और स्थल, ठीक है, ये तीनों मिलता है, ये तीनों मिलकर जीवमंडल का निर्माण करता है, क्योंकि हमारे जीवन को जीने के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ जहाँ पे मिलती है, क्योंकि हमें पानी की भी आवश्यकता है, वायु की भी आवश्यकता है और जमीन पर रहने के लिए स्थल की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो इसे जीवमंडल कहते हैं। तो फिर इसमें बता रहा है जीवमंडल में क्या क्या है। ठीक है, तो जीवमंडल हमारे यहाँ हम ही बस नहीं रहते, हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे जानवर और चीज़ें रहती हैं। और हम फिर इसके बाद अपने भारत के बारे में बता रहा कि हमारे भारत में कितनी विभिन्नताएं हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक भारत का चित्र बना रहा हूँ। भारत जैसा तो नहीं है, पर हाँ शायद आप लोगों को समझने में मदद मिल जाए। ये देखिए पर्वत है, ठीक है, चूँकि ये काफ़ी ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती रहती है। ठीक है, तो यहाँ हमेशा 12 महीने ठंड रहती है और बारिश होती रहती है। ठीक है, उसके बाद ये रेगिस्तान है, मरुस्थल है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे वर्षा 10 सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, उसके बाद ये उत्तरी मैदान है जिस पे वर्षा 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फिर ये मेघालय का क्षेत्र है जहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, फिर ये है पठार, और पठार में ये तटीय क्षेत्रों में बारिश वर्षा सबसे अधिक होती है, जैसे केरल में, तमिलनाडु में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमेशा हरियाली रहती है और यहाँ पे वर्ष के 6 महीने बारिश लगातार होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये पठार होने की वजह से यहाँ पे पर्वत हैं यहाँ किनारे पे, जिसकी वजह से यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, तो यहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, और यहाँ महाराष्ट्र का क्षेत्र है जहाँ पे बारिश लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास, 150 से 200 सेंटीमीटर पड़ती है। ठीक है, तो हमारे भारत देश में इतनी सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि मतलब हर जगह जैसे जैसी विभिन्नताएं हैं वैसे वैसे वहाँ का वातावरण है। उसके बाद बता रहा है कि हमारी पृथ्वी में मतलब हमारे भारत में हम अकेले ही नहीं रहते, बहुत से जैसे कीट हैं। राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं और वहाँ पे सरीसृप, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं सरीसृप रेंग के चलने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हर जगह के अलग अलग मतलब सबका एक अलग पर्यावरण होता है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए, और जिनको जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट में बताएं, हम उन्हें मैसेज में समझा देंगे। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।